हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आज के लेक्चर में। यानी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बल गतिकी का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक। यानी कि जो मेन टॉपिक थे वो हमारे हो चुके हैं। अब जो टॉपिक बचे हैं वो ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है पर छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि अभिक्रिया के वेग को ताप कैसे प्रभावित करता है। देखो बच्चों, हमने सांद्रता का प्रभाव देख लिया। सांद्रता का प्रभाव हमने देखा वेग नियम में, है ना। हमने वेग नियम और अभिक्रिया की कोटि में सांद्रता का प्रभाव हमने स्पेशली किस में पढ़ा, हमने पढ़ा क्या, अभिक्रिया की कोटि, है ना। प्रथम कोटि, शून्य कोटि, दोनों तरह की अभिक्रियाएं हमने देख ली। अब आज हम क्या जानने वाले हैं, आज हम जानने वाले हैं कि ताप का प्रभाव क्या है। देखो, स्टार्टिंग में ही जब हमने टॉपिक पढ़ा था क्या, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने बहुत सारे कारक पढ़े थे। उसमें मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट बताए थे। कौन कौन सा? सांद्रता का प्रभाव और ताप का प्रभाव। सांद्रता का प्रभाव हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, जहां हमने शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं यानी कि अभिक्रिया की कोटि कैसे निकाली जाती है, क्या सांद्रता का प्रभाव पड़ता है, दुगना करते हैं तो क्या होता है ना। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास बचाता है सिर्फ क्या, ताप का प्रभाव। यानी कि अगर ताप बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया के वेग को क्या प्रभाव होगा, यानी वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन का क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा अगर हम अभिक्रिया में ताप को बढ़ा दें। तो शुरुआत करते हैं बच्चों इसकी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको शुरू करने से पहले हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना पड़ेगा पहले। वो क्या है? वो है हमारा संक्रियण ऊर्जा। यानी कि आज हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले संक्रियण ऊर्जा के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम ताप का प्रभाव समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, संक्रियण ऊर्जा के साथ में। ठीक है, यानी कि शुरुआत करते हैं संक्रियण ऊर्जा का। अब संक्रियण ऊर्जा क्या होती है, देखिए, मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया होती है, जैसे कि A प्लस B, है ना, क्या बनता है, कोई उत्पाद बनता है हमारा C। ठीक है, अब होता क्या है अभिक्रिया में क्या होगा, बंध टूटेंगे और नए बंध बनेंगे, यही हमने देखा था, है ना। देखिए, मान लीजिए हमारे पास में है यहाँ पर H2 प्लस I2, ठीक है, H2 प्लस I2, और क्या बन रहा है हमारे पास में 2HI। ठीक है, अब देखो, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध है, यहाँ आयोडीन और आयोडीन के मध्य बंध है। अब होगा क्या, होगा ये बच्चों कि पहले ये वाला बॉन्ड, पुराना वाला जो बंध है, ये जो बॉन्ड है वो टूटेगा या ब्रेक होगा। कैसे? इस तरह से, हाइड्रोजन, ये यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरफ, दूसरी तरफ क्या है हमारा, आयोडीन, इसका भी बंध जो है वो ये टूटेगा, है ना, टूटेगा बंध, और हमारे पास क्या बन रहा है, 2HI। ठीक है, तो क्या बनेंगे, अब ये 2HI कैसे बनेगा, ये वाला बंध बनेगा, ये बंध बनेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख रहा है बंध हमारा बंध टूट रहा है ना, और यहाँ पे हम कह सकते हैं बंध का निर्माण हो रहा है या बंध बन रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, फिर बंध बनने के बाद हमें क्या मिलेंगे, HI, इस तरह से HI। ठीक है, ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब देखो, ये क्या है हमारे पास में, क्रिया कारक। क्या है, क्रिया कारक। ठीक है, क्या बना हमारे पास में, ये बन गया उत्पाद। ठीक है, क्रिया कारक या अभिकारक। हुआ क्या
फिर से इसको समझिए ध्यान से। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, आयोडीन आयोडीन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। अब नए बंध बनाने के लिए पुराने बंध तो तोड़ने पड़ेंगे, तो ये क्या करेगा, इन बंधों को तोड़ेगा और नए बंध बनाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं हम कि यहाँ पर ये बंध टूट रहे हैं और यहाँ पर बंध बन रहा है, तो ये बंध बन के तैयार हो गया और ये बंध हमारा टूट गया। तो ये जो स्टेज आई है, ये जो अवस्था आई है, इस अवस्था को बोला जाता है संक्रिय संकुल या मध्यवर्ती, ठीक है। इसको बोलते हैं यह जो अवस्था प्राप्त हुई है इसे कहा जाता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है संक्रियत संकुल। देखिए उसके बहुत सारे नाम हैं, संक्रियत संकुल और मध्यवर्ती, ठीक है, मध्यवर्ती, संक्रियत संकुल, मध्यवर्ती तथा संक्रमण अवस्था, ठीक है। भाई अचानक से एकदम से तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई भी हम रिएक्शन करेंगे तो क्या एकदम से हो जाएगी, क्या नहीं होगी, कैसे होगी, धीरे धीरे, मतलब उसका कुछ प्रोसेस होगा, है ना। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, कि पहले बॉन्ड टूट रहा है, फिर नया बॉन्ड बन करके सामने आ रहा है, ठीक है। तो पुराना बॉन्ड टूटना और नया बंध बनने की एक ऐसी अवस्था आएगी, एक ऐसी स्टेज आएगी जो अभी दिख रही है, ये ऐसी स्टेज है, ऐसी अवस्था है जहाँ पे हमें बंध बनता हुआ दिख रहा है, हमें बंध टूटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इस अवस्था को, इस स्टेज को क्या बोला जाएगा, इसे बोलते हैं संक्रियत संकुल या मध्यवर्ती या संक्रमण अवस्था। तो कुछ समय के लिए ये अवस्था आएगी और हमारे पास में क्या बन जाएगा, उत्पाद बन करके तैयार हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है इसमें कि उत्पाद जितना ज्यादा स्थायी होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही कम होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उत्पाद की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो सबसे कम होगी। देखो क्यों, इसका रीजन है, आप बच्चे बताइए, ये तीन अवस्थाएं हमारे सामने हैं, हमारे पास क्रियाकारक है, हमारे पास में मध्यवर्ती अवस्था, हमारे पास में उत्पाद है। तो अगर हम इन तीनों को कंपैरिजन करें तो इन दोनों में हमारे पास सबसे ज्यादा स्थायी कौन है, सबसे ज्यादा स्थायी है हमारा उत्पाद। सबसे ज्यादा स्थायी कौन है, उत्पाद क्या है हमारा, स्थायी है। भाई स्थायी है तभी तो उत्पाद बन रहा है ना, स्थायी है प्रोडक्ट जो रिएक्शन हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात कि अगर कोई स्थायी है, यानी अगर उत्पाद स्थायी है तो कोशिश करेगा ना क्रियाकारक से फटाफट उत्पाद बने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम तुलना करें तो उत्पाद हमारा सबसे ज्यादा स्थायी होगा और सबसे कम स्थायी, इन तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे कम स्थायी हमारा क्या होगा, मध्यवर्ती। क्योंकि यह अवस्था कुछ समय के लिए है, बहुत कम समय के लिए, यानी कि इसे क्या करना है, इसे फटाफट से उत्पाद में परिवर्तित होना है और क्रियाकारक के बॉन्ड तोड़ने हैं। यानी कि ये जो स्टेज हरी इसमें प्रोसेसिंग चल रही है, ये बहुत कम समय के लिए, भाई ये बंध बनेगा और ये टूटेगा तभी तो उत्पाद बनेगा, है ना। तो इस प्रोसेस के लिए यह अवस्था जो होगी हमेशा तो नहीं बनी रहने वाली, बहुत देर समय के लिए भी नहीं बनेगी, तो यह कुछ समय के लिए थी, इसलिए यहाँ पर ये जो अवस्था है ये सबसे कम स्थायी होगी। यानी कि अगर हम बात करें स्थायी की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी बच्चों, देखो अगर हम बात करते हैं स्थायित्व की, देखो अगर बच्चों हम स्थायित्व की बात करें, किसकी बात करें, स्थायित्व की, है ना, स्थायित्व की अगर हम बात करें तो सब हमारे पास में क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है उत्पाद, है ना। स्थायित्व की अगर हम बात करें यहाँ पे तो उत्पाद जो होगा वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है। उससे कम स्थायी होगा हमारा कौन, क्रियाकारक,
क्रियाकारक और क्रियाकारक, ठीक है। और सबसे कम स्थायी होगा हमारा मध्यवर्ती, 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 ठीक है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा इसकी होगी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या हुई, स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो होगी व्युत्क्रमानुपाती किसके, स्थायित्व के, किसके, स्थायित्व के, ठीक है। ये होगी स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब देखो कैसे, इसको हम समझते हैं ग्राफ से। कैसे समझेंगे, ग्राफ से। ग्राफ में हमारा y क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, ये है हमारी ऊर्जा, लिख देती हूँ ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। और यहाँ y अक्ष, x अक्ष पे हमारे पास में है अभिक्रिया निर्देशांक। कौन है, अभिक्रिया निर्देशांक, ठीक है। अब देखो यह है अभिक्रिया निर्देशांक, ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। अब देखो स्थितिज ऊर्जा हम कह रहे हैं यहाँ पर जिसकी जितनी ज्यादा होगी स्थायित्व उतना कम, यानी कि सबसे कम स्थायी हमारे पास में मध्यवर्ती है और उत्पाद जो है सबसे ज्यादा स्थायी, इसका मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं तीन चीजें हैं हमारे पास में, क्या है, क्रियाकारक हमारे पास में है, यहाँ लिख देती हूँ, हमारे पास है क्रियाकारक, ठीक है। और हमारे पास में है मध्यवर्ती, और हमारे पास में है उत्पाद, ठीक है, क्लियर। अब मान लीजिए किसी पॉइंट पर उत्पाद की सबसे कम होगी स्थितिज ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा सबसे कम क्योंकि सबसे ज्यादा स्थायी है भाई, इसके व्युत्क्रमानुपाती है ना, जितनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी वो उतना ही क्या होगा, कम स्थायी होगा, ठीक है, कम स्थायी होगा। और जितनी कम स्थितिज ऊर्जा की वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। सबसे ज्यादा स्थायी कौन है, उत्पाद, इसका मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे कम है। मान लीजिए इस यहाँ किसी पॉइंट पर, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये इसकी स्थितिज ऊर्जा है हमारी किसकी, उत्पाद की, ठीक है। यानी ये कोई पॉइंट है, हमने ले लिया इस तरह से, ये, ठीक है। अब मध्यवर्ती की हमारी क्रियाकारक पे आ जाते चले, क्रियाकारक की उत्पाद से थोड़ी सी ज्यादा है, किसकी, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा क्रियाकारक है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है उत्पाद से, क्योंकि देखो ये स्थायी कैसा है, यह कम स्थायी है, इसकी तुलना में, उत्पाद की तुलना में क्रियाकारक कम स्थायी है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान ज्यादा है ना, और उत्पाद का कम है भाई, कि जितना कम मान होगा वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा ना। अब मध्यवर्ती के लिए हमारे पास में है सबसे मध्यवर्ती, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे ले, इसको बढ़ा देते थोड़ा सा, मान लीजिए ये यहाँ पर आकर के ये हमारे मध्यवर्ती के लिए। अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा होगा, ये हमारा क्रियाकारक है, ये उत्पाद बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे ले सकते हैं, कैसे, ये ऐसे क्रियाकारक, ये मध्यवर्ती और ये हमारा हो गया उत्पाद, ठीक है। तो ये है हमारा यहाँ पर ये है क्रियाकारक, रिएक्टेंट एंड देन प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास में, यहाँ पर ये है हमारा संक्रियत संकुल या मध्यवर्ती। तो देखो अब यहाँ पे जब हमने ये ग्राफ प्लॉट किया तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्रियाकारक के लिए यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का मान उत्पाद की तुलना में ज्यादा है, और सबसे ज्यादा किसके लिए आ रहा है, मध्यवर्ती या संक्रियत संकुल के लिए आ रहा है, ठीक है। फिर क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस तरह से अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, इस संक्रियत संकुल तक जाने के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए, जो एनर्जी हमें चाहिए, वही हमारी क्या है, संक्रियण ऊर्जा। क्या है, संक्रियण
ऊर्जा। आई मेरी बात समझ में? वही कुछ ऊर्जा तो इसके पास में है, अभिकारक के पास में। अब उत्पाद बनाने के लिए यहाँ तक पहुंचना जरूरी है, संक्रियक संकुल तक पहुंचना जरूरी है। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए जो ऊर्जा, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है क्रियाकारक को, यानी कि अभिक्रिया के संपूर्ण होने के लिए, या हम कह सकते हैं अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को चाहिए संक्रिय संकुल बनाने के लिए क्या होगा, वो कहलाएगी उसकी संक्रियण ऊर्जा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम अभिकारक की वह न्यूनतम ऊर्जा, या अभिकारक को जो ऊर्जा चाहिए, हम कह सकते हैं वह न्यूनतम ऊर्जा जो जरूरी है सक्रियण संकुल के निर्माण के लिए, क्या कहलाती है, संक्रियण ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं तो संक्रियण ऊर्जा क्या हुई बच्चों हमारे पास में, संक्रियण ऊर्जा बराबर हम क्या सकते हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा जो आवश्यक है किस चीज के लिए, संक्रिय संकुल निर्माण के लिए, जो आवश्यक है संक्रियत संकुल निर्माण के लिए या बनने के लिए, है ना, तो क्या कहलाती है, संक्रियण ऊर्जा। वह न्यूनतम ऊर्जा जो आवश्यक है संक्रियत संकुल निर्माण के लिए, संक्रियत संकुल बनाने के लिए, क्या कहलाती है, संक्रियण ऊर्जा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो ऊर्जा यहाँ चाहिए, वो ऊर्जा क्या कहलाती है, संक्रियण ऊर्जा। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये किस में बदल जाएगा, डायरेक्ट उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। भाई हमने क्या देखा कि बॉन्ड टूट रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है, उसके लिए एक मध्यवर्ती एक स्टेज ऐसी आ रही है ना, जो संक्रिय संकुल बन रहा है, तो उसको बनना जरूरी है, तभी तो उत्पाद बनेगा। तो उसके लिए जो ऊर्जा, जो एनर्जी चाहिए, वो हो जाएगी हमारी संक्रियण ऊर्जा। आई मेरी बात समझ? या हम कह सकते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को आवश्यक है उत्पाद बनाने के लिए, क्या कहलाएगी, संक्रियण ऊर्जा। ठीक है, अब देखो एक चीज और, यहाँ पर एक चीज और, क्या यहाँ से या भाई कुछ तो इसके पास, अच्छा इस संक्रियण ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित किया जाता है EA से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, EA से इसको हम प्रदर्शित करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज और है क्या, यहाँ से 0 से लेकर के यहाँ तक की जो ऊर्जा है कि अभिकारक की, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी जो पूरी कंप्लीट ऊर्जा है या जो रिक्वायर्ड है, उसको कहते हैं, ये कहलाती है देहली ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहलाती है, देहली ऊर्जा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस उसके साथ में जो औसत ऊर्जा है अभिकारक की, जो उसके पास है ऑलरेडी, वो क्या कहलाती है, देहली ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो ये बात हुई हमारी किसकी, ये बात हुई है हमारी संक्रियण ऊर्जा की। किसकी बात हुई है, ये बात हुई है हमारी संक्रियण ऊर्जा की। यानी कि संक्रियण ऊर्जा में क्या हुआ, उत्पाद है, फिर क्रियाकारक और फिर मध्यवर्ती। ये हमने देखा इसका स्थायित्व, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही कम स्थायी होगा, ये हमने देखा। तो हमने देखा कि उत्पाद के लिए स्थितिज ऊर्जा जो है वो कैसी है, उत्पाद के लिए स्थितिज ऊर्जा कैसी है, सबसे कम है, तो ये ज्यादा स्थायी, मध्यवर्ती के लिए सबसे ज्यादा, और यहाँ पे तो इस तरह से ये जो ऊर्जा रिक्वायर्ड है मध्यवर्ती तक पहुंचने के लिए या संक्रिय संकुल बनाने के लिए, वही क्या कहलाती है, संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। आगे मेरी बात समझ में, चलो